मेनली ऑब्जर्वेशन किया जाता है और आपको कोई एसेंशियल केयर देनी है तो वो प्रोवाइड की जाती है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो फोर्थ स्टेज का मेन काम क्या है? ऑब्जर्वेशन होता है। क्लियर है? ठीक है, बात करते हैं कि इस स्टेज में हम लोग करेंगे क्या। ठीक है बच्चे, तो हम लेंगे मैटरनल वाइटल साइन। माता जी के वाइटल साइन लेने हैं आपको, अरे है ना। और ये मेरी तरफ से 5 स्टार। कैसे 5 स्टार? 2020 नॉरसेट, ये नॉरसेट में आया था कि माता जी के वाइटल साइन फोर्थ स्टेज में कितने अंतर से लिए जाते हैं। आंसर है एवरी 15 मिनट्स। हर 15 मिनट में माता जी के क्या लिए जाएंगे? वाइटल साइन लिए जाएंगे। ये याद रखिएगा, फोर्थ स्टेज के अंदर हर 15 मिनट के अंदर वाइटल साइन लिए जाएंगे। इसके बाद आप क्या चेक करोगे? यूटेराइन कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी समझ आ रहा है बच्चे? तो बेटा यूटेराइन कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी चेक करेंगे, ये देखने की कोशिश करेंगे कि यूट्रस में, हम ये देखेंगे कि यूट्रस में प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो पहले हमने क्या चेक किया बेटा? हमने मैटरनल वाइटल साइन चेक किए, फिर मैंने यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को चेक किया। ठीक है, उसके बाद बेटा मैं क्या चेक करूंगा? लोकिया। ये लोचिया नहीं है, लोकिया है। ठीक है बच्चे, तो लोकिया का मुझे क्या देखना है बेटा? फ्लो देखना है कैसा है, कलर देखना है कैसा है, और कंसिस्टेंसी देखनी है कैसी है। लोकिया क्या होता है वो भी मैं बता दूंगा। लोकिया के बारे में घबराओ मत, क्लास में आयो पढ़ के जाओगे, मैंने तुमसे कहा था सब चीज पढ़ने को मिलेगी, बस रुक जाओ अभी पढ़ाऊंगा। तो लोकिया में बेटा मैंने क्या क्या देखना है? मुझे फोर्थ स्टेज में लोकिया देखना है, तो क्या क्या है? फ्लो है, कलर है और कंसिस्टेंसी देखनी है। इसके बाद मुझे क्या देखना है? माता जी के ब्लैडर का स्टेटस देखना है। क्या देखना है? ब्लैडर का स्टेटस। ब्लैडर में क्या देखना है? ब्लैडर को खाली रखना, क्योंकि अगर खाली ब्लैडर नहीं रखोगे, फुल ब्लैडर है वो इंटरफेयर इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन में इंटरफेयर करता है। इसलिए माता जी को बोलना खाली रखें, किसको? यूट्रस, सॉरी किसको? ब्लैडर को। सो ब्लैडर का स्टेटस देखना है, और ये याद रखना फुल ब्लैडर, फुल ब्लैडर इंटरफेयर, फुल ब्लैडर इंटरफेयर इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस। तो याद रखिएगा खाली रखना है किसको? ब्लैडर को, खाली रखना है ब्लैडर को। तो मुझे ब्लैडर स्टेटस भी देखना है, और उसके बाद मुझे बेटा क्या देखनी है? पेरिनियल स्टेटस। मुझे पेरिनियल कंडीशन देखनी है, कहीं कोई टीयर्स तो नहीं है, कोई एडिमा तो नहीं है, किसी प्रकार का कोई स्वेलिंग तो नहीं आ रही, या किसी प्रकार का कोई हेमेटोमा तो नहीं हुआ है। ये मुझे पेरिनियल एरिया में जरूर देखना है। मेरा सारा काम देखना है, देख ही रहा हूँ, तो तब से देखने का काम मेरा है फोर्थ स्टेज में। तो कोई पूछे फोर्थ स्टेज में करते क्या है, बोला देखते हैं जी भर के माता जी को आखिरी बार फोर्थ स्टेज में। समझ आए बच्चे? तो ये याद रखना, डिलीवरी चाहे कोई सी भी हो, 48 घंटे से पहले डिस्चार्ज मत करना माता जी को। 48 घंटे से पहले डिस्चार्ज मत करना, क्योंकि डिस्चार्ज कर दिया 48 घंटे से पहले तो 48 घंटे बहुत क्रूशियल होते हैं, 48 आवर्स बहुत क्रूशियल होते हैं, क्योंकि इसमें प्राइमरी पीपीएच होने के चांस ज्यादा होते हैं। समझ आ रहा है ना बच्चे? तो याद रखना 48 आवर्स बहुत क्रूशियल होते हैं। द 48 आवर्स आर क्रूशियल बिकॉज हाई चांसेस ऑफ पीपीएच, पीपीएच होने के चांस ज्यादा होते हैं। समझ आ रहा है बच्चे? तो ये याद रखना। देख लेते हैं पूरा काम करने के बाद, देखना है ही तो है, देख रहे हैं, बहुत बढ़िया, वही काम सही कह रहा बलबीर तू। तो इसके अंदर 48 आवर्स बहुत क्रूशियल होते हैं, तो इससे पहले डिस्चार्ज मत कर देना, माता जी को थोड़ा 2 दिन रहने दो, फिर डिस्चार्ज करेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। तो बेटा ये कौन सी केयर थी? ये कौन सी केयर थी? हमने क्या बताया आपको बेटा? दैट इज द इंट्रानेटल। और इंट्रानेटल में मैंने आपको क्या बताया है? सारी चीजें बताई है इंट्रानेटल के अंदर आपको मैंने, ठीक है। और इंट्रानेटल के अंदर बेटा मैंने आपको लेबर बताई, मैंने स्टेज फर्स्ट बताया, स्टेज सेकंड बताया, स्टेज थर्ड बताया, स्टेज फोर्थ, मैंने सारा बता दिया आपको किसके अंदर? इंट्रानेटल के अंदर। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ लोकिया, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं लोकिया के बारे में वर्ड आया है, तो मैं लोकिया बता देता हूँ। तो लोकिया क्या होता है? हो सकता है तुम्हें आता हो, पर मैं कह रहा हूँ हो सकता नहीं भी आता हो सकता है तुम्हारा डाटा अलग हो और मैं तुम्हें डेटा अलग दे रहा हूँ। तो मेरा वाला याद कर लेना, क्योंकि पढ़ा तो हर गली में कोई ना कोई रहा ही है किसी न किसी को। आप ये वाला याद रखोगे तो बड़ा बढ़िया रहेगा आपको, ठीक है बच्चे। तो लोकिया क्या होता है? लोकिया होता है इट इज द डिस्चार्ज फ्रॉम जेनाइटल ट्रैक्ट इन फर्स्ट 15 डे ऑफ परप्यूरम। परप्यूरम के पीरियड के 15 दिन तक जेनाइटल ट्रैक्ट से जो डिस्चार्ज होते हैं, उस डिस्चार्ज को लोकिया कहते हैं। तो दैट इज द जेनाइटल डिस्चार्ज, जेनाइटल डिस्चार्ज। समझ आए बच्चे? इन फर्स्ट 15 डेज, प्रथम 15 दिन ऑफ परपेरियम, परपेरियम पीरियड के पहले 15 दिन जो जेनाइटल ट्रैक्ट से डिस्चार्ज होता है, उस डिस्चार्ज को लोकिया कहते हैं। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है बच्चे? ठीक है बच्चे? हाँ, सबको नॉर्मल, सबको रखना है 2 दिन, आपको नॉर्मल हो तो रखना ही रखना है 2 दिन, ठीक है। चलो इसके बाद 15 दिन इसका क्या होता है? ड्यूरेशन। और ये ड्यूरेशन एक्सटेंड हो सकता है, एक्सटेंड ड्यूरेशन अप टू 21 डेज। तो 21 दिन तक लोकिया हो सकता है, होता वो 15 दिन तक ही है, पर 21 दिन तक भी लोकिया हो सकता है। जो 15 दिन तक है, और इसके बढ़कर कितना हो सकता है? मैक्सिमम 15 दिन, 21 दिन तक हो सकता है। कौन? लोकिया। लोकिया की यानी सीक्रेशन की, डिस्चार्ज की जो पीएच होती है, वो डिस्चार्ज की पीएच कैसी होती है? एल्कलाइन होती है। तो लोकिया की पीएच कैसी होती है? पीएच कैसी होती है? एल्कलाइन होती है। और लोकिया बाहर आना कोई पैथोलॉजी है ना? क्या ये पैथोलॉजी है? ना। तो ये क्या है? ये तो फिजियोलॉजी है। ये क्या है? फिजियोलॉजी। ये तो नॉर्मल है, इट्स नॉट एनी डिजीज। ये कोई डिजीज थोड़ी है जो आप डर रहे हो, ये तो नॉर्मल है बच्चे, इतना तो होना ही था।
क्या आपको इतना समझ में आया? तो ये जो मैं आपको चीजें पढ़ा रहा हूं बेटा, ये किसके बारे में बता रहा हूं? लोकिया के बारे में बता रहा हूं, ठीक है। तो इन दैट लोकिया वी आर डिस्कसिंग अबाउट द विच वन इज के जेनाइटेड से पहले 15 दिन होता है, एक्सटेंड होकर 21 दिन तक हो सकता है, इसकी पीएच एल्कलाइन होती है और ये फिजियोलॉजिकल होता है, यानी पैथोलॉजिकल कोई भी चीज नहीं होती है। पहला क्या होता है? सबसे पहले जो बाहर आता है उसे कहते हैं लोकिया रूब्रा। लोकिया रूब्रा कहलाते हैं। आपने कहा लोकिया रूब्रा कितने दिन तक हो सकता है? बेटा लिखते जाइए, अप टू 4 डेज। प्रथम 4 दिन जो होता है, कब कहेंगे सर? कुछ में 5 लिखा है, कुछ में 9 लिखा है, वो छोड़ो, तुम 4 याद रखो। इसका कलर कैसा होता है? रेड इन कलर। इसका कलर होता है रेड। और इसका रेड कलर क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर ब्लड होता है प्लस प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। अब प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन मतलब फीटस नहीं है, प्लेसेंटा नहीं है, मेम्ब्रेन नहीं है, वो तो सब निकल चुके। ये तो वो हैं जो डेसिडुआ हैवी हुआ था, उसका डिस्चार्ज निकल रहे हैं। तो डेसिडुआ का भारी होना भी तो कंसेप्शन का प्रोडक्ट है। समझ आ रहा है ना? तो रेड कलर में होते हैं और इसमें से कुछ पार्ट क्या निकलते हैं? ब्लड के और प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन के निकलते हैं। क्या कहते हैं? लोकिया रूब्रा कहते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा बच्चे। तो लोकिया रूब्रा के बाद दूसरा कौन सा है? दूसरा है लोकिया सिरोसा। लोकिया सिरोसा। हाँ नरेश पुनिया, परप्यूरम पीरियड स्टार्ट फ्रॉम। इस क्वेश्चन पे इतना महाभारत हुआ था लास्ट ईयर नॉर्थ सेट में, तो फिर वही क्वेश्चन उठा के ले आया। परप्यूरियम पीरियड कब से स्टार्ट होता है? बच्चे कमेंट करके नरेश पुनिया की हेल्प करो और इसको बताओ कि बेटा कब से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये बेटा बता देगा कब से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो परप्यूरियम पीरियड नरेश की हेल्प करो सब लोग बच्चे, बहुत अच्छे। तो लोकिया सिरोसा, लोकिया सिरोसा कितने दिन होता है? 5 to 9 डेज होता है बेटा। क्या होता है? 5 to 9 डेज। चरण बेटा सबको बेटा थैंक यू, पढ़ते रहो। लोकिया सिरोसा 5 से 9 दिन होता है। कलर इसका क्या होता है? येलोइश होता है कलर में, आया ना। और इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर कुछ तो म्यूकस होता है और कुछ इसके अंदर क्या होता है बेटा? ब्लड होता है। आई होप आपको समझ में आ रही होगी बच्चे। तो ये जो चीजें हैं वो याद रखना कि सिरोसा का टाइमिंग 5 से 9 दिन है और इसमें बेटा क्या होता है? येलोइश कलर होता है। ठीक है, समझ आ रहा है बच्चे? ओके। और बेटा अगला कौन सा होता है? लोकिया सिरोसा। लोकिया सिरोसा होता है बेटा, ये होता है लोकिया अल्वा। अल्वा सिरोसा तो मैंने पढ़ा दिया ना। तो बेटा लोकिया सिरोसा और लोकिया अल्वा। अब कौन सा है? लोकिया अल्वा। और लोकिया अल्वा कितना होता है? ये अप टू 21 डेज, 21 दिन तक होता है। व्हाइट होता है बेटा कलर में, समझ आ रहा है। और ये WBC प्लस एपिथेलियम सेल होती है। WBC और एपिथेलियम सेल होती है, 21 दिन तक होता है। ये बेटा कौन सा होता है? लोकिया अल्वा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। मैंने इंट्रानेटल में जितनी चीजें आती थी मैंने आपको सारी समझा दी हैं। मैंने बोल भी दी है कि लोकिया क्या होता है, कौन से दिन कौन सा होता है बच्चे, वो आप याद रखिएगा। तो बेटा 21 दिन तक कौन सा होता है? दैट इज फॉर अल्बा। ठीक है, ओके बच्चे। अब हम बात कर रहे हैं पोस्ट पार्टम केयर। एंटीपार्टम केयर हो गई, इंटरनेटल केयर हो गई, अब पोस्ट पार्टम केयर। और पोस्ट पार्टम केयर में पढ़ाऊंगा आफ्टर ब्रेक। ब्रेक के बाद 5 मिनट का ब्रेक है और ब्रेक के बाद वापस मिलूंगा मैं आपसे यहीं। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। चाय पी लीजिए, पानी पी लीजिए, जब तक मैं भी पानी पी लेता हूँ। टेक केयर, ऑफ वी विल मीट आफ्टर 5 मिनट। बात है जीनोमिक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे फटाफट कनेक्ट हो जाइए सब। चलो ओके, अब बात करते हैं मैं क्या पढ़ा रहा था आपको। मैं आपको पढ़ा रहा था, अरे बच्चा कुछ कह रहे थे, बच्चा कह रहा था सर वो कमेंट के अलवा जो है वो 10 से 15 दिन ही होता है। मैंने कमेंट पढ़ा बच्चे का। बच्चे एक बात बता, लास्ट अलवा ही है, लास्ट वाला लोकिया अलवा ही है कि नहीं है? अगर 15 दिन तक है तो 15 तक हलवा होगा, और अगर 21 दिन तक निकल रहा है तो क्या हलवा होगा? वो भी तो हलवा ही होगा। कि चौथा लोकिया है कोई? चौथा लोकिया है कोई? अगर 15 तक आ रहा है तो 15 होगा, और 21 तक टाइम दे रखा है तो 21 तक जो आएगा वो हलवा ही है। समझ आई ना मेरी बात तुम्हें? तो बच्चे आवाज़ नहीं आ रही है? आवाज़ आ रही होगी बेटा। नहीं मैंने मान लिया किताब में तुम जो पढ़े हो वो मैं भी, मुझे पता है 10 से 15 दिन ही है अलवा, ये बात सच है। पर अलवा 10 से 15 दिन तब है, अलबस तब है जब 15 दिन का हो। जब हम कह रहा हूं कि 21 दिन है बेटा, ऑप्शन में क्या करें? ऑप्शन में तुम 15 दिन करना और 21 दिन दे रखा है तो 21 करना।
और दोनों नहीं दे रखे होंगे। अब ऑप्शन में कुछ और दे, ऑप्शन में कुछ नहीं देगा, ऑप्शन तुम बनाओगे ना, तुम्हें पता है ऑप्शन में देगा नहीं देगा। समझ आ रहा है बच्चे? तो बेटा ये अलवा 10 से 15 दिन होता है, पर अप टू कितना हो सकता है, मैंने अप टू लिखाया था ना, तो मैं अप टू 21 दिन अलवा ही तो होगा। चलो कोई बात नहीं, अच्छे से पढ़ाई करो, पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है बच्चे। चलो तो बेटा अगला क्वेश्चन, अगली टॉपिक हम लेके आ रहे हैं आज की क्लास का, वापस से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मेरी क्लास, और अभी मैं नई यूनिट शुरू कर रहा हूँ बेटा सीएचओ की, इसका नाम है पोस्टपार्टम केयर। ज़्यादा बड़ी नहीं है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, कई चीज़ आपको समझने को मिलेंगी। पोस्टपार्टम केयर के बारे में बात कर रहे हैं, किसके अंदर क्या क्या होता है। सबसे पहली बात ये करते हैं कि सर पोस्टपार्टम पीरियड क्या होता है। तो फर्स्ट 6 वीक आफ्टर द डिलीवरी डिलीवरी के बाद पहले 6 वीक पोस्टपार्टम पीरियड कहलाते हैं। क्लियर बच्चे? और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, पीरियड है। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड है? क्योंकि मोस्टली कॉम्प्लिकेशन इसी टाइम में आते हैं, बिकॉज मोस्टली कॉम्प्लिकेशंस, जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हैं लेबर के और बच्चे में जो कॉम्प्लिकेशन है वो इसी स्टेज में आते हैं। कौन से? पोस्टपार्टम में। जैसे जैसे एग्जांपल आपको मैंने बता दिया, जैसे कहाँ चला गया, ओके, जैसे एग्जांपल है पीपीएच। क्या एग्जांपल है? पीपीएच। अभी होना है, जो होना है पोस्टपार्टम में होना है, ठीक है बच्चे। तो पीपीएच कोई छोटा मोटा काम थोड़ी है, पीपीएच इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एमएमआर। एमएमआर का मोस्ट कॉमन कॉज कौन होता है? हेमरेज। ये मोस्ट कॉमन कॉज है हेमरेज, और सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है सेप्सिस। तो आपने कहा हम क्या टिक करेंगे? दोनों आ जाए तो, दोनों आ जाए तो हेमरेज टिक करना। तो जो भी होना है पोस्टपार्टम में होना है, सेप्सिस भी पोस्टपार्टम में होनी है और हेमरेज भी पोस्टपार्टम में होना है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है इस स्टेज के अंदर केयर प्रोवाइड करना। और मैंने आपसे कहा था, जब मैंने आपको एंटीनेटल केयर पढ़ाई थी, मैंने तुमसे कहा था कि विजिट सिर्फ एंटीनेटल में नहीं होती हैं, पोस्टपार्टम विजिट्स भी होती हैं। याद है बेटा मैंने क्या बोला था? पोस्टपार्टम विजिट्स भी होती हैं। और पोस्टपार्टम विजिट मिनिमम कितनी होती हैं? उतनी होती हैं जितनी कि एंटीनेटल केयर होती है, एंटीनेटल विजिट होती हैं। तो पोस्टपार्टम विजिट भी मिनिमम 4 होती हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा बच्चे। तो बेटा मिनिमम, अब कर दो अपना, हेमरेज इज मोस्ट कॉमन कॉज। बहुत बड़ी जब बेटा पढ़ाई पे ध्यान दे लो, अच्छी बात रहेगी, ठीक है। चलो सब पढ़ो, नहीं तो मुझे यहाँ से एक बटन से मैं ब्लॉक कर दूंगा, फिर क्या होगा? आप परेशान हो गए। तुम जिसको ढूंढ रहे हो तुम्हें कमेंट बॉक्स में नहीं मिलेगी ना, वो मिलेगा। पढ़ाई पे ध्यान दो। तो जैसे एंटीनेटल विजिट होती है, वैसे ही पोस्टपार्टम या पोस्टनेटल विजिट भी होती है, ठीक है बच्चे। तो पोस्टपार्टम विजिट कितनी होती है? आंसर है 4। अब केस यहाँ थोड़ा दिक्कत है, डिलीवरी घर हुई है या सब सेंटर पे, या डिलीवरी हुई है पीएससी या फर्स्ट रेफरल यूनिट पे। तो बच्चे यहाँ दो केस बन जाते हैं कि या तो डिलीवरी कहाँ हुई है, डिलीवरी एट पीएससी या फर्स्ट रेफरल यूनिट, और यहाँ डिलीवरी कहाँ हुई है? होम या सब सेंटर। ये दो चीजों पर डिसाइड करेगा। समझा बच्चे? तो या तो डिलीवरी घर पे हुई है, और या डिलीवरी पीएससी या फर्स्ट रेफरल हुई है। अगर घर पे हुई है तो बेटा फर्स्ट विजिट, तो साफ ही कर देता हूं, एक बार दोबारा बना देता हूं। अगर ये घर पे हुई है या सब सेंटर पे हुई है, तो आपको फर्स्ट विजिट विद इन 24 आवर्स करनी है। पहली विजिट 24 आवर्स करनी है। और अगर पीएससी या फर्स्ट रेफरल यूनिट पे डिलीवरी हुई है तो दैट इज नॉट एप्लीकेबल, पहली वाली की जरूरत नहीं है, पहली विजिट की जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चे। मना करने के बाद भी चलो कोई ना, अब मैं पढ़ाऊं भी मैं ही, ब्लॉग भी मैं ही करूं, बड़ा मुश्किल है मेरे लिए, कोई ना बेटा। अगला एक और कमेंट और मैंने उसको ब्लॉक किया, ठीक है बच्चे। ठीक है, सेकंड विजिट कब करोगे बेटा? सेकंड विजिट मुझे कब करनी है? थर्ड डे आफ्टर डिलीवरी, थर्ड डे आफ्टर डिलीवरी, तीसरे दिन। और इसमें भी सेम करनी है। थर्ड विजिट कब करनी है बेटा मेरे को? 7th डे, और इसमें भी सेम करनी है। फोर्थ विजिट मुझे कब करनी है बेटा? फोर्थ विजिट करनी है 6 वीक, और इसमें भी सेम करनी है। तो अगर फर्स्ट रेफरल यूनिट या पीएससी पे डिलीवरी होती है तो मिनिमम 3 विजिट होती हैं, और सब सेंटर या होम डिलीवरी होती है तो बेटा मिनिमम 4 विजिट होती हैं। ये कौन सी विजिट है? ये पोस्टपार्टम विजिट है, पोस्ट नेटल विजिट है। समझ आए बच्चे? तो इन दैट कंडीशन कितनी विजिट होगी बेटा? 4 विजिट, ठीक है बच्चे। अब 4 विजिट में, अब मैं बता रहा हूं पहली विजिट में क्या करेंगे, तो केयर ड्यूरिंग फर्स्ट विजिट। पहली विजिट के टाइम पे आप क्या करोगे? सबसे पहले आप लोगे, पहला काम आपका है हिस्ट्री कलेक्शन। आप पहली विजिट पे जब जा रहे हो पोस्टपार्टम की पे, जो विद इन 24 आवर्स हो रही है, आप उसमें क्या करोगे? पहले कलेक्शन ऑफ हिस्ट्री, ठीक है बच्चे। आप उससे पूछोगे क्या रात को नींद आई? डू यू स्लीप 6 to 8 आवर्स? क्या आप 6 से 8 घंटे सो पाई? क्या आपका ब्लैडर और बाउल, क्या आपका ब्लैडर और बाल प्रॉपर खाली हो रहा है, इवैक्यूएट हो रहा है? चलिए बच्चे,
फिर पूछेंगे कि आपको कितना ब्लीड हुआ है, मतलब ब्लीडिंग कैसी थी, ब्लीडिंग आफ्टर डिलीवरी, आपको डिलीवरी के बाद कैसी ब्लीडिंग हुई है, आपको ज़्यादा लग रही है या कम लग रही है। अरे हाँ है ना, अगर वो कपड़े का पैड लेती है या कोई भी पैड लेती है, अगर वो पैड 5 मिनट से कम समय में भर गया, पैड फिल्ड विद 5 मिनट्स, विद इन 5 मिनट, रेफर फर्स्ट रेफरल यूनिट, क्योंकि ये पीपीएच का केस है। अगर किसी महिला का डिलीवरी के बाद जो पैड लगाया है वो 5 मिनट से कम समय में भर जाए तो उसको रेफर कर देना, क्योंकि पीपीएच का केस है। समझ आया बच्चे, ऐसा आपको हिस्ट्री में उससे पूछनी है सारी चीजें। क्लियर बच्चे। इसके बाद मुझे सेकंड क्या करना है, कैरी आउट एग्जामिनेशन। अब मैं क्या करूंगा, इसका एग्जामिनेशन, कैरी आउट एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में क्या चेक करोगे, वाइटल साइन चेक करूंगा मैं इसके, क्योंकि अगर हेमरेज है तो हाइपोवोलेमिया होगा, और हाइपोवोलेमिया है तो उसका असर आएगा, मुझे इसके हार्ट रेट ज़्यादा मिलेगी, रेस्पिरेशन ज़्यादा मिलेगा, बीपी कम मिलेगा, हाथ पैर ठंडे मिलेंगे, वो सब चीज़ें कॉमन है। ठीक है बच्चे। फिर मैं करूंगा इसका एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। क्या करूंगा, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। अब एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में अगर वो यूट्रस मुझे कैसा लग रहा है, हार्ड, हाँ है ना, तो सही है। और अगर सॉफ्ट लग रहा है, अगर यूट्रस कैसा फील हो रहा है मुझे, यूट्रस फील सॉफ्ट एंड बॉगी, तो फिर उसको मैं रेफर करूंगा फर्स्ट रेफरल यूनिट, क्योंकि ये पीपीएच में जाएगा। क्लियर बच्चे। फिर मैं इसके क्या चेक करूंगा, टीयर्स, आंसू नहीं बे, आंसू नहीं, आंसू सूख चुके, जो बताए थे ना फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री थर्ड, वो टीयर्स की बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैं इसके टीयर का एग्जामिनेशन करूंगा, अगर हैं तो देखूंगा कौन सी डिग्री का टीयर हुआ है। ये सारी चीजें मुझे देखनी है एग्जामिनेशन के दौरान पहली विजिट में। ठीक है बच्चे। उसके बाद मैं करूंगा उसका मैनेजमेंट। पहली विजिट में मुझे क्या क्या मैनेज करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या हम मैनेज करेंगे। माता जी को बोलेंगे, माता जी आपको जो पेरिनियम एरिया है, जो यहाँ ब्लीडिंग हुई थी, आप उसे डेली धो रहे हो? बोलेंगे हाँ धोते हैं। हर बार स्टूल पास करने के बाद भी धोना है। प्रॉपर वॉशिंग ऑफ पेरिनियल एरिया, आप उन्हें बता देना, हाँ या ना, वॉश्ड पेरिनियल एरिया इवन आफ्टर ईच डेफिकेशन। हर स्टूल को पास करने के बाद भी आप उसको बोलें कि इसे क्लीन कर लें। देखो हाइजीन बहुत बढ़िया चीज़ है और बहुत जरूरी भी है। ठीक है बच्चे, ठीक है। आप बोलना चेंज फ्रीक्वेंटली, चेंज फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली चेंज करें पैड को जो आपने लगा रखा है पेरिनियल एरिया के लिए। ठीक है बच्चे, समझ आ रहा है बच्चे। अगर कपड़े का पैड यूज करते हैं, गांव की महिलाएं, वो बिस्पर वगैरह ये सब तो नहीं मिलते हैं आपको वहाँ पे, तो अगर कोई कहते हैं ना कपड़े का यूज कर लेते हैं, वो तो कपड़े का यूज कर रहे हैं, तो बोलना माता जी कपड़ा धुला होना चाहिए साबुन से अच्छे से, और फिर धो के उसको अच्छे से सूरज की गर्मी में सुखे देना, उसके बाद उसे दोबारा यूज करना। समझ आ रहा है ना। तो साबुन से धोना है, सन और सूरज की गर्मी में सुखाना है, वही कपड़ा दोबारा यूज कर सकते हो। और कहना कि 6 वीक तक कुछ मत करना, कुछ मत करना मतलब इंटरकोर्स मत करना, मेंटेन एब्सटिनेंस फॉर 6 वीक। तो 6 वीक तक आप थोड़ा गैप रखेंगे तो बढ़िया है, बाकी का कोई इशू नहीं। 6 वीक, तो 6 वीक तक आप थोड़ा गैप रखेंगे तो बढ़िया है, बाकी का कोई इशू नहीं है, बाकी मेंटेन करना चाहिए, ऐसा आप उन्हें बोलोगे जरूर। इंटरकोर्स की मना कर देंगे। ठीक है बच्चे, 6 वीक तक। इसके बाद उसके न्यूट्रिशन का बड़ा ख्याल रखेंगे। अब न्यूट्रिशन क्या है, इस बात पे डिपेंड करता है कि पैदा क्या हुआ है। अगर लड़का पैदा किया है माता जी ने तो पूरा घर सेवा करेगा, ऑब्वियस सी बात है। लड़की पैदा की है तो कोई सेवा नहीं करेगा। ये हमारे यहाँ स्टिग्मा है कि भाई लड़के ही हैं जो माता पिता को स्वर्ग तक लेके जाएंगे, और लड़के ही हैं जो वंश बढ़ाएंगे। वंश बढ़ाएंगे मतलब जैसे तुम डायनासोर हो, तुम्हारा आखिरी अंडा फूट गया और अब तुम वंश नहीं बढ़ेगा। और वंश कैसा वंश बे, तुम कौन से खानदान, महाराणा प्रताप के खानदान के हो तुम? कोई वंश नहीं होता है, बकवास है सारी चीजें। पर यही प्रॉब्लम है, न्यूट्रिशन भी माँ का इस बात पे डिपेंड करता है कि पैदा होने वाले बच्चे का जेंडर क्या है। तो आप तो समझा देना कि माता जी देखो अच्छे से खाओ, आपको मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट तो बढ़िया से खाना है, क्योंकि जितना दूध आप खाओगे, चीज़ खाओगे, उतना ही मिल्क का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, कैल्शियम चाहिए ना। अरे हाँ है ना। तो उन्हें बोलना कि आप अच्छे से खाओ, जैसे आपको खाना है, चीज़ खाइए, मीट खाइए, जो भी आपको खाना है वो खाइए, फिश खाइए। ये गलत बात है ना, बिल्कुल सही नहीं, मैं वही बात बता रहा हूँ जो कॉमन प्रॉब्लम है। ठीक है बच्चे। तो ये चीज़ खाना है, मीट खाना है, फिश खानी है, ये सब चीज़ें तो खानी है। ठीक है बच्चे। और जो भी तुम्हें अच्छा खाना मिल रहा है आप वो लीजिए, मिल्क लीजिए दवा के, ठीक है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि जितना बेटर आप खाना खाएंगे उतनी अच्छी आपकी हेल्थ रहेगी पोस्टपार्टम केयर में। इसके बाद आपको उन्हें एडवाइस देनी है ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। आप उन्हें ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में एडवाइस दीजिए कि ब्रेस्ट फीडिंग कैसी करानी है। ठीक है। वो कह रहे हैं कि देखो दिन के टाइम में, डे के अंदर 6 से 8 बार करानी है, और नाइट में भी आपको 2 से 3 बार करानी है। तो इतनी ब्रेस्ट फीडिंग तो जरूरी है एक दिन में बच्चे के लिए। समझ आ रहा है। और बच्चे को नो वाटर, कोई भी पानी का भी यूज नहीं करना, नो वाटर यूज अप टू 6 मंथ, 6 महीने तक पानी भी नहीं देना है। अशोक थैंक्स बच्चे, गॉड ब्लेस यू।
सुर में आ गए हो, ओके बढ़िया। तो दैट इज द नो वाटर अप टू 6 मंथ, 6 महीने तक आपको कुछ भी नहीं देना है, ठीक है बच्चे। कोलेस्ट्रम जरूर देना है, कोलेस्ट्रम समझ रहे हैं ना आप, माता जी की खीज, जो खीज होती है ना, जैसे गाय भैंस बच्चे पैदा करती हैं तो पहले 3 दिन क्या कहते हैं, खीज, खीज ही कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं उसको गाँव में, मुझे भी इतना आइडिया नहीं है। तो माता जी की जो खीज है ना उसे कोलेस्ट्रम कहते हैं, जो महिलाओं की खीज होती है उसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। तो कोलेस्ट्रम तो देना है, और कोई प्रोलैक्टियल फीड मत दे देना, प्रीलैक्टेड फीड मत दे देना, आपने कहा मत देना, जैसे एग्जांपल हनी, अरे हाँ या ना, समझ आ रही बच्चे। तो हनी मत दे देना, हनी वो हनी नहीं जो तुम प्यार से बुलाते हो, हनी मतलब हनी, हनी नहीं देते, बिकॉज हनी से बच्चे को फूड पॉइजनिंग हो जाती है, और हनी क्या होता है, सोर्स होता है बॉटुलिज्म का, हनी इज द सोर्स ऑफ बॉटुलिज्म, तो आप इसे नहीं दोगे, समझ आए बच्चे। तो ये सारी चीजें आपको देना है, और आपको जब बच्चे को दूध पिला रहे हो तो एक ब्रेस्ट पूरा पिला देना, क्योंकि दोनों मिल्क चाहिए, हिंड मिल्क भी चाहिए और फॉर मिल्क भी चाहिए, ये माता जी को समझा देना। ऐसे मत करना 5 मिनट यहाँ 5 मिनट यहाँ, लेफ्ट राइट खेलते रहो, ये मत करना, पूरा दूध खाली कराना ब्रेस्ट से, तो कम से कम 10 मिनट तक फीडिंग करानी जरूरी है। इसके बाद माता जी को बोलना या परिवार में बोलना कि बच्चा पैदा हो गया है, रजिस्ट्रेशन करा दें बर्थ का, विद इन 21 डेज, 21 दिन के अंदर बच्चे का रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। ये लीगल डॉक्यूमेंट है, ये लीगल डॉक्यूमेंट आगे बहुत काम में आएगा, तो इसमें देरी नहीं होनी चाहिए। इसके महत्व को समझा देना कि लीगल डॉक्यूमेंट्स कितना जरूरी है, इसके बिना तो स्कूल वाले एडमिशन भी नहीं लेंगे। बोला सर वो तो गांव में पैदा हुआ था, तो गांव में पंचायत से बनवा दो ना, कोई जरूरी है कि तुम वहां जाके बनवाओ नागालैंड, गांव में रहते हो तो पंचायत बना देगी, शहरों में रहते हो तो नगर परिषद बना देगा, कहाँ दिक्कत आ रही है, ठीक है बच्चे। तो वो आप ध्यान रखिएगा। आयरन सप्लीमेंट जरूर देना है, आपको बताया था ना मैंने आपको, आयरन सप्लीमेंट भी देना है। अब आयरन सप्लीमेंट कैसे देना है बच्चे, आपको ओडी देना है, एक टैबलेट देना है आयरन फॉलिक एसिड का, ठीक है बच्चे, 6 महीने तक देना है। पर अगर माता जी को एनीमिया हो गया है, क्या हो गया है, एनीमिया, तो फिर आप इसे बीडी देंगे, क्या देंगे, बीडी, कितने महीने तक, 6 महीने तक। डॉग फॉर पीपीएच, डॉग फॉर पीपीएच इज ऑक्सीटोसिन, ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ पीपीएच इज ऑक्सीटोसिन, ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया। तो एनीमिया है तो मैं बीडी दूंगा, और नहीं है तो फिर मैं क्या दूंगा, सिंपल। अगर मेरा एनीमिया वाला पेशेंट है, समझ आ रहा है बच्चे, एनीमिया वाला पेशेंट है और मैं इसको 1 महीने दे चुका हूं आयरन फॉलिक एसिड, आया ना बच्चे, अगर मैं इसको 1 महीने दे चुका हूं फिर भी ठीक नहीं हुआ, नो इंप्रूवमेंट, अगर इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है इसका मतलब है फर्स्ट रेफरल यूनिट, आप इसे रेफर कर दो। ये राधा कितनों को परेशान करेगी राधा, अब घर बैठना। फर्स्ट रेफरल यूनिट, समझ आए बच्चे। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर 1 महीने तक हीमोग्लोबिन का लेवल इंप्रूव नहीं होता है तो फिर हम क्या कर देंगे, उसे रेफर कर देंगे। और क्या क्या समझाना है, फैमिली प्लानिंग के बारे में बताना है, किसके बारे में बताना है, फैमिली प्लानिंग के बारे में, कि माता जी कहना देखो अगर जरूरत पड़ रही है आपको तो आप फैमिली प्लानिंग करा लीजिए, अब बस बहुत है, इतना ही ठीक है जो था, अब फैमिली प्लानिंग करा लीजिए। तो फैमिली प्लानिंग के बारे में समझा देना माता जी को, जो भी आप एडवाइस देना चाहते हो। अरे पता है ना, कॉन्ट्रासेप्शन कह रहा हूँ, ऐसे क्या देख रहे हो आप, कॉन्ट्रासेप्शन की बात कर रहा हूँ मैं, कॉन्ट्रासेप्शन यानी प्रेगनेंसी को रोकने वाला, वही फैमिली प्लानिंग कहलाता है। तो बता देना जरूरत है या नहीं है तो कौन सी वाली बेटर है, कौन सा मेथड लेना है, बेरियर मेथड लेना है, हार्मोनल मेथड लेना है, परमानेंट लेना है, या कोई सा मेथड लेना है, वो समझा देना। और इसके बाद आप बात करना कि बच्चे का प्रॉपर क्या लगवा लेना, इम्यूनाइजेशन, तो बच्चे का प्रॉपर इम्यूनाइजेशन करवा लेना, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इससे क्या होगा बच्चे, इससे ये मैं वो केयर है जो मैं पहली विजिट पे दे के आऊँगा, फर्स्ट विजिट पे जो मैं केयर दे के आऊँगा मैंने वो सब का लिख दिया, इम्यूनाइजेशन लिख दिया, फैमिली प्लानिंग लिख दिया बच्चे, आयरन सप्लीमेंट लिख दिया, इसके बाद रजिस्ट्रेशन का बता दिया मैंने आपको, इसके बाद मैंने आपको बता दिया क्या क्या देते हैं इन सब चीज़ों के अंदर। तो सारी चीज़ें बेटा आप ध्यान रखना जो जो मैंने आपको बताई है। समझ आया, ओके बच्चे।
तो ये सारी चीजें बेटा हमें कब करनी है, पहली विजिट के दौरान। ठीक है, अगला देखते हैं। अगले में क्या है बच्चे, केयर ऑफ मदर ऑन सेकंड एंड थर्ड। अब बात करते हैं सेकंड और थर्ड विजिट के टाइम पे हमें क्या करना है। सेकंड और थर्ड विजिट टाइम पे बेटा हमें क्या करना है वो देखिए। वही सबसे पहले मुझे क्या लेनी है इसकी बेटा, हिस्ट्री कलेक्शन लेना है, कि हिस्ट्री कलेक्शन करना है। इस बार मुझे से क्या पूछना है, एनी ब्लीडिंग, एनी परवेजाइनल ब्लीडिंग, कोई परवेजाइनल ब्लीडिंग है या नहीं है वो पूछनी है मुझे इससे। ठीक है बेटा, अब इससे क्या करना है, स्मेलिंग यानी स्मेलिंग डिस्चार्ज, कोई डिस्चार्ज आ रहा है क्या फ्रॉम वेजाइना, वेजाइना से कोई डिस्चार्ज आ रहा है, इसके बारे में इससे पूछना है। क्या यूरिन पेनफुल हो रही है, यूरिन पेनफुल है क्या, ये पूछना है इससे। तो ये सारी चीजें इससे मुझे पूछनी पड़ेंगी, वो आप याद रखिएगा। ठीक है बेटा, तो ये सारी चीजें हम किसमें लेना है, हिस्ट्री कलेक्शन के अंदर। अब मुझे क्या करना है बेटा, इसका एग्जामिनेशन। और एग्जामिनेशन के अंदर देखो तीन चीजें करता हूं, हिस्ट्री कलेक्शन, एग्जामिनेशन, मैनेजमेंट। जितनी विजिट में जाऊंगा तीन ही काम करूंगा, हिस्ट्री कलेक्शन, एग्जामिनेशन और मैनेजमेंट। अब मैं एग्जामिनेशन में क्या करोगे, वाइटल साइन ही चेक करूंगा। क्या चेक करूंगा बेटा, वाइटल साइन। ठीक है बच्चे, और लुक आपने कहा, और आप इसके यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को देखिए, कॉन्ट्रैक्टेड है या नहीं। इफ यूट्रस कॉन्ट्रैक्टेड, यूट्रस कॉन्ट्रैक्टेड है या नहीं है, समझ आया बच्चे। अमाउंट ऑफ लोकिया, आप लोकिया देखें क्या है इसके अंदर। ठीक है बेटा, अमाउंट ऑफ लोकिया देखें इसके अंदर। ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करेंगे इसके अंदर। ये सारी चीजें मैं क्या करूंगा बेटा, मैं करूंगा कौन से अंदर, आंसर है सेकंड और थर्ड विजिट के अंदर। मैनेजमेंट क्या करूंगा, मैनेजमेंट में मैं कहूंगा 6 महीने तक ब्रेस्ट फीडिंग कराना है, उसके बाद वीनिंग कराना। तो वीनिंग के बारे में एडवाइस दूंगा मैं कौन सी में, सेकंड और थर्ड स्टेज के, थर्ड वेट के अंदर। और मैं कह दूंगा कि बच्चे को जब जब भूख लगे आप उसे दूध पिलाइएगा, ऑन डिमांड पिलाते हैं। ठीक है बच्चे, ये कौन से में था, सेकंड और थर्ड में। फोर्थ स्टेज में हम क्या मैनेजमेंट करेंगे, अगर फोर्थ स्टेज का है तो हम सबसे पहले बच्चे को वही माँ को समझाएंगे वीनिंग के बारे में, क्या क्या वीनिंग होनी है उसके बारे में बताएंगे। ठीक है बच्चे, ओके। अब बात करते हैं कि इनमें से जो कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वो क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे। तो कौन कौन से क्वेश्चन आपको देखने हैं, किसमें, आंसर है बेटा इन चैप्टर के अंदर। एक चीज और, एक वर्ड सुना होगा आपने, परप्यूरल सेप्सिस। इसमें कुछ वर्ड है मैं बता देता हूं, परप्यूरल सेप्सिस। परप्यूरल सेप्सिस 42 दिन के अंदर कभी भी हो सकता है, मोस्ट कॉमनली 15 दिन के अंदर होता है। सुन लेना मेरी पॉइंट इसके बारे में, मोस्ट कॉमनली 15 दिन के अंदर होता है। इसमें फीवर आता है, फीवर भी हाई आता है, 38 डिग्री सेल्सियस या से ज़्यादा आता है, 2 बार टेम्परेचर ज़्यादा लेते हैं। लोअर एब्डोमेन में पेन होता है, बर्निंग मिक्सचुरेशन होता है, कमजोरी आती है और वेजाइना से ब्लीडिंग होती है। ये परप्यूरल सेप्सिस के अंदर होता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ परप्यूरल सेप्सिस, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ परप्यूरल सेप्सिस इज, आंसर इज ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई, और दूसरे हैं इकोलाई। पहला कौन सा है, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई, और दूसरा है ग्रुप कौन सा, इकोलाई। तो आपको ये पता होना चाहिए कि परप्यूरल सेप्सिस में फीवर आता है। ठीक है बच्चे, पर फीवर के और भी बहुत से कॉज हो सकते हैं। फीवर के जैसे कि यूटीआई हो रहा है वो है, मेस्टाइटिस है वो भी है, वो भी फीवर करवाते हैं। फीवर के और भी बहुत से कॉज हो सकते हैं। फीवर के जैसे कि यूटीआई हो रहा है वो है, मेस्टाइटिस है वो भी है, वो भी फीवर करवाते हैं। अगर इसको परप्यूरल सेप्सिस है तो क्या देंगे हम, एम्पिसिलिन देंगे 1 ग्राम, एम्पिसिलिन देंगे 1 ग्राम, मेट्रोनिडाजोल देंगे 400 mg, जेंटामाइसिन देंगे आप इसको 80 mg, और फिर आप इसे रेफर कर दीजिएगा। तो दोबारा सुन लीजिए, अगर मुझे पता हो गया कि इसको सेप्सिस है तो आप एम्पिसिलिन देंगे 1 ग्राम, मेट्रोनिडाजोल देंगे 40 ग्राम, सॉरी मैं कहता हूं 400 ग्राम mg, सॉरी 400 mg, दोबारा सुनो, एम्पिसिलिन 1 ग्राम, मेट्रोनिडाजोल 400 mg, और अगर जेंटामाइसिन दे रहा है तो 80 mg देंगे, फिर मैं इसे क्या कर दूंगा, रेफर। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब आपके सामने स्टेज के क्वेश्चन है, आप इसे करें और फटाफट मुझे बताएं कि कौन कौन से आंसर आप इसमें दे रहे हो, फटाफट बताओ। बेटा टीडीएस मेट्रो सेप्सिस में नहीं देते हैं, ठीक है, जो दे रहे हैं बेटा मैंने बता दिया आपको। 6 वीक तक के बाद बेटा, 6 वीक के बाद स्टार्ट होगी विकास। फटाफट क्वेश्चन का आंसर करो।
क्या आंसर है? आंसर इज ए। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन फटाफट करो, हर बच्चे का आंसर आना चाहिए। आंसर डिनोमिनेटर। अगला फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर करो सब लोग। आंसर है बी। मैंने कहा था एवरी 15 मिनट, हर 15 मिनट में 2 घंटे तक चेक करते हैं। ठीक है बेटा, अगला बताओ फटाफट। आंसर इज सी, ट्रॉमा टिश्यू थ्रोमेटॉन। आंसर इज सी, आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन फटाफट बताओ। आंसर है कन्वर्जन। बीपी गिरेगा, ब्लड का लॉस होगा, हार्ट रेट इंक्रीज होगी, तो नॉर्मल पाए जाते हैं पीपीएच में। कौन सा नहीं होगा? कन्वर्जन नहीं होते। कन्वर्जन होता है प्रीएक्लेम्सिया, सॉरी एक्लेम्सिया के अंदर। तो कन्वर्जन पीपीएच का साइन नहीं है। अगला क्वेश्चन, आंसर इज हाइपर टेंशन। क्या बेटा? हाइपर टेंशन, हाइपर टेंशन। अगला क्वेश्चन बताओ, पीपीएच का ही है। आंसर है, आंसर इज ए, यूटेराइन बैलून टेम्पोनेट। यूटेराइन बैलून टेम्पोनेट। आंसर इज ए, आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन, आंसर इज सी, आंसर इज सी। तो दिस इज द एंड ऑफ टुडे सेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। So that is most beneficial, the thing that we discussed, stage second, stage third, and about the episiotomy and about